Hello friends, welcome back to the channel Yo-Yo Bio, chapter Biotechnology and its application, last lecture. Acha, before we start with this lecture, there is one small section of insulin that we would like to cover, which we could not cover in our previous video because suddenly the battery of my camera got low and my phone got switched off. So let's quickly begin with the last lecture का थोड़ा सा topic. 1983 there is this American company called as Eli Lilly. Eli Lilly in the year 1983, it's an American company जिसने सबसे पहले इंसुलिन बनाना स्टार्ट किया. अब इंसुलिन का डिटेलिंग कैसा है ना कि इंसुलिन is consisting of chain A, chain B. That means it is consisting of two polypeptide chains, chain A and chain B. Both of these chains are connected with the help of disulfide bond. You see two sulfur, disulfide bond. Along with this, there is extra stretch, one more chain extra stretch which is called as C-peptide, or you can say chain C. But here what we have to remember is the insulin which is released in the start is kacha insulin. Kacha insulin means it is immature insulin which is called as a proinsulin. Proinsulin has chain A connected to chain B connected to extra stretch chain, that is C-peptide. But remember, mature insulin does not have chain C. यानी immature insulin में chain A, chain B और extra stretch peptide C भी होता है. But by the time वो insulin process होता है and it becomes mature insulin, so the chain C is lost. Eli Lilly in the year 1983 अमेरिकन कंपनी, ये लोग ने डीएनए कोडिंग ढूंढ निकाला जिससे चेन ए और चेन बी को आर्टिफिशियली बना सकते हैं हम लोग. और इस डीएनए कोडिंग को ये लोग ने डाल दिया एक बैक्टीरिया के अंदर. उस बैक्टीरिया का नाम है ई कोलाई. फुल फॉर्म इज एसेरिचिया कोलाई. द फुल फॉर्म इज एसेरिचिया कोलाई. अब कैसा ना, इस बैक्टीरिया के अंदर दो डीएनए सीक्वेंसेस डाल दिए. एक सीक्वेंस जो चेन ए बना सकता है, दूसरा सीक्वेंस जो चेन बी बना सकता है. फिर ये दोनों चेन्स को जोड़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड लिंकेज. अब होता यह है कि जब जब ई कोलाई बैक्टीरिया एक बैक्टीरिया से डिवाइड होके दो बना, दो से डिवाइड होके समझो चार बना, तो जब जब ई कोलाई बैक्टीरिया डिवाइड होगा, ओके, तो उसके अंदर ये डीएनए सीक्वेंसेस भी डिवाइड होंगे और ये ई कोलाई खुद अपने अंदर इंसुलिन बनाने लगेगा. यानी हमको आज के तारीख में जो ह्यूमन इंसुलिन मिलता है वो मिलता है फ्रॉम दीज ई कोलाई. वेल, दैट वाज आवर प्रीवियस लेक्चर. नाउ लेट अस क्विकली स्टार्ट विद टुडेज डिस्कशन. अपना आज का मेन टॉपिक इज जीन थेरेपी. ओके, नाउ जीन थेरेपी, थेरेपी का मतलब ट्रीटमेंट. अगर किसी इंडिविजुअल में जन्म से कोई जीन में डिफेक्ट है तो उसको हम लोग बोलेंगे जेनेटिक डिफेक्ट. सो लेट अस से जब बच्चा बन रहा है इनसाइड द वूम्ब ऑफ द मदर और उस बच्चे के जीन में कोई ना कोई डिफेक्ट है, यानी हमको मालूम है उस बच्चे को जन्म से कोई ना कोई बीमारी होने वाली है, इस बीमारी को हम बोलते हैं जेनेटिक डिफेक्ट. अब आइडियली जीन थेरेपी में क्या किया जाता है ना कि राइट सिंस द फॉर्मेशन ऑफ द चाइल्ड, अगर कोई डिफेक्टिव जीन मिला है तो उसको निकालो और उसके बदले नॉर्मल फंक्शन वाले जीन से उसको रिप्लेस करो. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज जीन थेरेपी. द फर्स्ट जीन थेरेपी ट्रायल वाज कंडक्टेड इन द ईयर 1990 ऑन अ 4-year-old गर्ल चाइल्ड हु हैड डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम कॉल्ड एज ADA. ADA स्टैंड्स फॉर एडिनोसाइन डीअमाइनेज. एडिनोसाइन डीअमाइनेज एक ऐसा स्पेशल एंजाइम है जिसके वजह से हमारे बॉडी की इम्यूनिटी इज मेंटेन्ड. नाउ दिस 4-year-old गर्ल चाइल्ड, इसके बॉडी में एडीए की डेफिशिएंसी थी. बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ दिस एंजाइम
इसके शरीर की प्रतिकार शक्ति कमजोर हो गई थी, हर इम्यून सिस्टम वाज टू वीक। अब ये बच्ची में जन्म से वो जीन ही डिफेक्टिव था जो एडीए बनाकर दे सकता है। तो अब इस डिफेक्ट को करेक्ट कैसे करें, इसके लिए दे केम आउट विथ 2 ट्रीटमेंट। नंबर 1 बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड नंबर 2 एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में वी आर गिविंग हर इंजेक्शंस ऑफ एडीए, बट ये दोनों भी जो ट्रीटमेंट है ना, दे वर नॉट कंप्लीटली क्यूरेटिव। व्हाट आई मीन टू से इज कि यहां पर वी कुड ट्रीट द पेशेंट बट वी कुड नॉट क्योर द पेशेंट। इजी लैंग्वेज में हम टेम्पररी बेसिस पे उसको थोड़ी राहत और रिलीफ दे सकते हैं, पर परमानेंट बेसिस पे पूरी तरह से बीमारी पे काम नहीं कर रहे थे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या था कि जीन डिफेक्टिव था। जब जीन डिफेक्टिव है इसलिए एडीए बन नहीं रहा है इसके बॉडी में, तो डॉक्टर्स क्या कर रहे थे, एडीए का इंजेक्शन दे रहे थे। अब एडीए का इंजेक्शन बार बार देना पड़ता था, सो इससे बेटर है कि हम लोग जीन पे ही वर्क करें, उस डिफेक्टिव जीन को ही करेक्ट करने की कोशिश करें। सो एक और ट्रीटमेंट लाया गया जहां पर पेशेंट का एक खास किस्म का WBC, अ टाइप ऑफ WBC कॉल्ड एज लिम्फोसाइट, पेशेंट के उस लिम्फोसाइट के अंदर cDNA को इंट्रोड्यूस किया गया। cDNA स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और ये cDNA हमको मिलेगा फ्रॉम रेट्रोवायरल वेक्टर्स। वेक्टर्स आर नथिंग बट कैरियर्स, जो नेसेसरी डीएनए को कैरी करते हैं। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ऑर्गेनिजम्स को हम वेक्टर बोल सकते हैं। सो रेट्रोवायरल वेक्टर की मदद से cDNA बनाया, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और इस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को पेशेंट के लिम्फोसाइट में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लिम्फोसाइट्स के अंदर जाने के बाद ओके, इट वाज हेल्पिंग इन द मेंटेनेंस ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ द पेशेंट। ओके, बट इसमें बात ऐसी है कि ये लिम्फोसाइट्स कुछ समय तक काम करते हैं, बिकॉज हर सेल का अपना लाइफ स्पैन होता है। सो दीज लिम्फोसाइट्स आर ऑल्सो मॉर्टल, दे आर नॉट इमॉर्टल, हमेशा जिंदा नहीं रहेंगे। तो कुछ समय के बाद ऐसे प्रोसेस लिम्फोसाइट्स जाके मर जाते थे जब उनकी उम्र हो जाती थी। इसीलिए पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स वाज कंपल्सरी, यानी समय समय पे ऐसा प्रोसेस्ड किया हुआ लिम्फोसाइट्स हमको पेशेंट के बॉडी में इन्फ्यूज करना पड़ता था, पेशेंट के बॉडी में इंट्रोड्यूस करना पड़ता था। हाँ, अगर इस तरह का कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए अगर हम लोग पेशेंट के स्टार्टिंग के एम्ब्रियोनिक सेल्स में इंट्रोड्यूस कर पाते, ओके, जब पेशेंट का शरीर बन रहा है तब जाके हमको परमानेंट इलाज मिल पाता। बट क्योंकि पेशेंट इज ऑलरेडी बॉर्न, सो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन ओनली प्रोवाइड टेम्पररी रिलीफ टू द पेशेंट। Moving on, let's go to the next topic. Next topic is related to early diagnosis. अगर कोई भी बीमारी है, वो बीमारी का पता हमको कब चलता है, जब हमको उस बीमारी के लक्षण आते हैं, यानी सिम्टम्स आते हैं। So suppose if I have malarial parasite in my body, so I will not come to know about it unless and until I will develop fever, I will develop chills, मुझे ठंड लगने लगेगी, बदन दर्द होने लगेगा, okay, right? So what happens is then I will go to my doctor. Then I'll get my blood test done, urine test done, and then I come to know about the disease. But what happens is by the time I will start showing symptom, okay, by the time I will do my reports, the microorganism which has entered into my body, it keeps dividing and it increases in number. So जब तक ये लक्षण आते हैं, हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं, तब तक काफी देर हो चुकी होती है, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफी ज्यादा डिवाइड हो चुके होते हैं। इसीलिए अब नए मेथड्स हैं जिसके मदद से हम लोग इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अर्ली स्टेज पे पकड़ सकते हैं, अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई द टाइटल इज अर्ली डायग्नोसिस। अब यहाँ पे तुमको सिर्फ 3 मेथड का नाम याद रखना है। ओके, द फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज rDNA मेथड। rDNA स्टैंड्स फॉर recombinant DNA. Second method is called as the PCR. PCR stands for polymerase chain reaction. And third method is called as ELISA. ELISA method, the full form I'll write on top. ELISA stands for enzyme link
sorbent assay. Enzyme linked immunosorbent assay. Now from NEET point of view, what we are supposed to remember is, first of all, names of three methods which helps in early diagnosis. First is recombinant DNA method, second is polymerase chain reaction, and third is enzyme linked immunosorbent assay. Going into detailing, PCR method is also helpful to detect early cases of HIV, that is human immunodeficiency virus, in AIDS patient. Second, it is also used to detect the mutated genes, the mutated genetic makeup in cases of tumors and cancer. जो जीन में बदलाव आता है कैंसर वाले सेल्स में, ओके, वो भी पीसीआर मेथड अर्ली स्टेज पे पिकअप कर सकता है. और जैसा कि हम लोग जानते हैं, कैंसर और एड्स दोनों इनक्योरेबल डिजीज है. द अर्ली इट इज डिटेक्टेड द बेटर इट इज, उतना ज्यादा हम पेशेंट को रिलीफ दे सकते हैं. मूविंग ऑन, नेक्स्ट, ELISA test is based on antigen antibody complex formation. जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे बॉडी में आता है, एनी फॉरेन प्रोटीन दैट एंटर्स इनटू अवर बॉडी इज कॉल्ड एज एंटीजन, और उसके खिलाफ हमारे जो सेल्स बनते हैं उसको हम बोलेंगे एंटीबॉडी. ओके, सो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है ये टेक्निक जिसका नाम है ELISA. मूविंग ऑन, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक. Now, the next topic is based on this title called as autoradiography. Autoradiography एक बहुत ही अलग तरीका है डिटेक्ट करने का डिजीज को. कैसे? अब यहां हम लोग क्या करते हैं ना, यू सी द डीएनए का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर. वी ऑल नो दैट डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स. यहां पे द येलो वाला स्ट्रैंड इज लेबल्ड रेडियो एक्टिवली, यानी इस डीएनए के एक स्ट्रैंड में मैंने जानबूझ के रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस डाला है, और डीएनए के इस स्ट्रैंड को मैं बोलूंगा प्रोब डीएनए, और जो नॉर्मल वाला स्ट्रैंड है ना उसके सामने उसको मैं बोलूंगा कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड. तो हम लोग सब जानते हैं कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है और हेलिक्स है, कॉइल्ड है. पर अब इस डबल स्ट्रैंडेड में से जानबूझ के डीएनए के एक स्ट्रैंड में मैंने रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाल के रखा है, और दूसरा स्ट्रैंड नॉर्मल वाला उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड है, एंड नाउ इट फॉर्म्स दिस एंटायर मॉलिक्यूल. अब ऐसे डीएनए में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ना, दैट इज पिक्ड अप बाय दिस मेथड कॉल्ड एज ऑटो रेडियोग्राफी. सो ऑटो रेडियोग्राफी क्या करता है ना, कि जितने भी डीएनए में, आउट ऑफ ऑल द डिफरेंट डीएनए, जितने भी डीएनए में प्रोब डीएनए है, यानी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से चिपकाया हुआ डीएनए वाला पार्ट है, वो डिटेक्ट किया जा सकता है. बट डिजीज्ड कंडीशन में ऐसा नहीं होगा. क्यों? क्योंकि डिजीज्ड कंडीशन में क्या होगा ना, किसी ना किसी बीमारी की वजह से, डिजीज के वजह से, द जीन विल अंडरगो म्यूटेशन. सो द म्यूटेटेड जीन क्या करेगा ना, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ वो स्ट्रैंड नहीं बनाएगा. सो डिजीज इज डिटेक्टेड बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल दैट डिजीज विल कॉज म्यूटेशन इन द जीन. यानी अब हमारे बॉडी के जो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होंगे, ओके, उसके साथ ये म्यूटेटेड वाला डीएनए का स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगा, उसके साथ बाइंड नहीं करेगा. दैट मेथड इज कॉल्ड एज ऑटो रेडियोग्राफी. मूविंग ऑन, नेक्स्ट टाइटल इन इटसेल्फ कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स. लेट अस स्प्लिट द वर्ड. ट्रांस मींस चेंज एंड जेनिक मींस जीन्स. अगर हम लोग किसी भी एनिमल्स का जीन्स को चेंज कर देते हैं, इट इज कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक एनिमल. नाउ ट्रांसजेनिक एनिमल में व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज एग्जांपल. कौन से जानवर पे एक्सपेरिमेंट करके हमने उनका जीन्स चेंज किया है. द शॉर्टकट दैट यू विल रिमेंबर इज फ्रेश रैट रैबिट पीसेस. आई रिपीट, फ्रेश रैट रैबिट पीसेस. नाउ फ्रेश में F स्टैंड्स फॉर फिश, रैट रैबिट इजी टू से, पीसेस पिग काउ शीप. सो ये सारे एनिमल्स के अंदर हम लोग ने इनके नॉर्मल जीन को चेंज करके इन एनिमल्स को मॉडिफाई किया है, सो दैट दीज एनिमल्स आर नो लॉन्गर कॉल्ड एज ऑर्डिनरी एनिमल्स, दे आर कॉल्ड एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स. अब इस ट्रांसजेनिक एनिमल्स में ओवर 95% ऑफ दीज एनिमल्स आर माइस. एमसीक्यू में पूछते हैं, ओवर 95% ऑफ द ट्रांसजेनिक एनिमल्स, यानी 95% से ज्यादा वो एनिमल्स जिनके जीन्स में हमने छेड़छाड़ की है ना, ओके, आर नथिंग बट माइस. Uses of transgenic animal. Number one, they are used for study of normal physiology and development. Physiology is a study of functions. अब ये ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैसे होते हैं ना, कि अगर समझो मैं किसी एनिमल का जीन चेंज कर दूं,
अब जैसे अगर मैंने उसका जीन चेंज कर दिया, ठीक है, तो जीन चेंज करने की वजह से उसके बॉडी में कौन सा वाला फंक्शन अफेक्ट होगा। समझो फॉर एग्जांपल एक जीन है जो इंसुलिन बनाता है और इंसुलिन की वजह से हमारा शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। अगर मैंने इंसुलिन वाले जीन को ही चेंज कर दिया तो इसके बॉडी में शुगर कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो इससे मुझे पता चलता है कि वो जो जीन मैंने चेंज किया वो जीन का काम क्या था, शुगर कंट्रोल करना। सो इस तरह से ट्रांसजेनिक एनिमल्स हमको नॉर्मल फिजियोलॉजी यानी नॉर्मल फंक्शन और डेवलपमेंट की पढ़ाई में मदद करते हैं। वन एग्जांपल, वन फुल फॉर्म दैट यू हैव टू रिमेंबर इज IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। आई रिपीट, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। सेकेंड यूज ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल्स इज स्टडी ऑफ डिजीज। ये हमको तरह तरह के डिजीज उसके प्रोग्रेस की पढ़ाई में हेल्प करते हैं। ओके इसमें कौन सी डिजीजेस एग्जांपल के तौर पे पूछा जाता है, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक इनबॉर्न डिजीज है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और लंग्स को अफेक्ट करता है। और ये सारे ट्यूब्स, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें ट्यूब्स होते हैं ना, इन सब ट्यूब्स के अंदर बहुत ज्यादा म्यूकस बनता है। एनीवे सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है वो नीट में नहीं पूछेंगे, जस्ट रिमेंबर द नेम सिस्टिक फाइब्रोसिस। Rheumatoid arthritis, itis refers to inflammation, arthra means joints यानी joints, जोड़ों में सूजन। ओके ये एक ऐसा डिजीज है जहां पर हमारे बॉडी के ही WBC, हमारे बॉडी के जो जॉइंट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड इम्यून मीन्स डिफेंस। यहाँ डिफेंस ही खुद को डिस्ट्रॉय करता है। एंड देन इज अल्जाइमर्स डिजीज। अल्जाइमर्स इज फॉरगेटफुलनेस, यहाँ पेशेंट है ना चीजें भूलने लगता है। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड इन स्टडी ऑफ दीज डिजीजेस लाइक कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर्स। नेक्स्ट, दे आर आल्सो यूजफुल इन नोइंग द फंक्शंस ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। अब जैसे एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, एक केमिकल है जिसका नाम है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। अब ये केमिकल अगर हमारे बॉडी में कम हो जाए ना तो इसके वजह से एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं एम्फाइसीमा। और एम्फाइसीमा में पेशेंट विल हैव डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। अब यू नो आवर लंग्स आर मेड अप ऑफ दीस बलून लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज एल्वियोलस। एल्वियोलस के नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए वी नीड दिस प्रोटीन कॉल्ड एज अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन। और अगर ये प्रोटीन ही नहीं बनेगा, ओके, अगर ये प्रोटीन ही नहीं फॉर्म होता है, अगर ये बन ही नहीं रहा है तो एल्वियोलस गेट्स डैमेज्ड, उसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है। अब ये प्रोटीन क्यों नहीं बनता है, क्योंकि ये प्रोटीन को बनाने वाले जीन्स ही डिफेक्टिव है। सो दैट इज हाउ वी कम टू नो थ्रू ट्रांसजेनिक एनिमल कि अगर एक जीन डिफेक्टिव हो गया तो वो प्रोटीन नहीं बनेगा, वो प्रोटीन नहीं बनेगा तो कौन सा डिजीज हो सकता है। नेक्स्ट, सिमिलरली दे आर आल्सो हेल्पफुल इन नोइंग अबाउट डिजीजेस लाइक PKU, फिनाइल कीटोन यूरिया। Full form is phenyl ketone urea. In this disease, there is excessive deposition of an amino acid called as phenylalanine. There is excessive deposition of an amino acid called as phenylalanine. In one of my lectures, I will be talking about PKU in detail. Next, cystic fibrosis, as we have just discussed, it affects our lungs and digestive system. Okay, coming straight away to an MCQ. In the year 1997, the first transgenic cow was made. उसका नाम रखा गया रोजी, यानी एक काउ जिसका जीन चेंज किया। The first transgenic cow, उसका नाम रखा रोजी। इससे फायदा क्या है? इसके दूध में the milk was giving us 2.4 grams of protein per liter. और इसके मिल्क में जो प्रोटीन है ना, उस प्रोटीन का नाम है अल्फा लैक्ट अल्ब्यूमिन। This alpha lacto albumin protein is very good for human babies as compared to the other ordinary cow milk that we give to human babies. देख ले डायरेक्टली स्ट्रेट अवे MCQ आता है। क्वेश्चन नंबर 1 कौन से साल में? 1997। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, उसका नाम क्या था? रोजी। क्वेश्चन नंबर 3 उसके मिल्क में प्रोटीन कितना है? 2.4 ग्राम्स। लुक हियर, 2.4 ग्राम्स पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 4 वो प्रोटीन का नाम क्या है? अल्फा लैक्ट अल्ब्यूमिन। क्वेश्चन नंबर 5 ये प्रोटीन दिस इज गुड फॉर विच बेबीज? फॉर ह्यूमन बेबीज एज कंपेयर टू अदर काउ मिल्क। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, then the use of transgenic animal, use number 4. See, use number 1 was study of normal physiology and development. Number 2 study of disease. Number 3 biological products.
Number 4, vaccine safety testing. Direct MCQ. Lot of transgenic mice are used to test the safety of which vaccine? Polio vaccine. Next, they could replace the use of monkeys. You know, when we use mice, it is better because complex organisms, higher organisms like monkeys could be replaced. वरना ज़्यादातर research monkeys पे होता था. Here what have we studied? Over 95% of the transgenic animals are mice. Direct MCQ. Transgenic mice are used to test the safety of which vaccine? Polio vaccine. Next, it is also used for chemical safety testing. अब ऐसे बहुत सारे chemicals और toxins और poisons होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं. They cause lot of harm to human body. So उन chemicals का भी है ना safety testing हम लोग animals में कर सकते हैं. So ये animals का gene change करके हम लोग उनको transgenic बना देते हैं और ट्रांसजेनिक होने की वजह से वो एनिमल्स उस केमिकल के खिलाफ बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं. फिर वो केमिकल इन एनिमल्स के बॉडी में डाला जाता है और देखा जाता है वो केमिकल की वजह से एनिमल का क्या डैमेज हो रहा है. किडनी डैमेज हो रहा है, लंग डैमेज हो रहा है, क्या डैमेज हो रहा है, और उस हिसाब से हमको पता चलता है कि हाँ ये पॉइजन की वजह से किडनी डैमेज होता है, ये पॉइजन की वजह से लंग डैमेज होता है. सो इस हिसाब से दे आर ऑल्सो हेल्पिंग अस इन केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग. चलो फ्यू छोटा छोटा टॉपिक्स विच आर लेफ्ट नाउ. एथिकल इश्यूज. जब हम लोग इतने सारे जानवरों के जीन्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ओके, उनका डीएनए चेंज करते हैं, उनके जीन्स को चेंज करते हैं, सो मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू, वैल्यूज के हिसाब से, इंसानियत के हिसाब से हमको ये बात भी ध्यान में रखना चाहिए कि इन जानवरों पे हद से ज्यादा जुल्म ना हो, या तो फिर हम लोग इन सारे प्रॉपर्टीज का गलत इस्तेमाल ना करें. ओके, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ग्रुप बनाया है GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी. अब ये ग्रुप डिसाइड करता है कि तुम जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसर्च और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाओगे तो उस तरह का रिसर्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को मार्केट में रिलीज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. ये सब का सब डिसाइड कौन करेगा? कौन सा ग्रुप? GEAC. आई रिपीट द फुल फॉर्म, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल. अप्रूवल यानी परमिशन देना, अप्रूवल कमिटी. नेक्स्ट, टू मोर छोटा छोटा सा टॉपिक, बायो पेटेंट एंड बायो पायरेसी, देन वी आर डन. पायरेसी इज द वर्ड, वी मस्ट हैव वर्ड इन इंग्लिश, पायरेट्स ऑफ कैरिबियन. यू सी दैट मूवी, पायरेट्स. पायरेट मतलब चोर. सो पायरेसी का मतलब होता है चोरी, और पेटेंट का मतलब होता है अधिकार, हक. सो दिस वर्क्स ऑन अ वेरी नाइस प्रिंसिपल. नाउ लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल I make this movie. I'm a film producer. I make a movie spending lot of money. Okay, बहुत पैसे खर्च करके मैंने एक मूवी बनाई. बट होता कैसा है ना कि जैसे ही मैं वो मूवी रिलीज करता हूँ, फर्स्ट डे फर्स्ट शो में एक इंसान थिएटर के अंदर बैठ के मूवी रिकॉर्ड कर लेता है अपने फोन पे. तुरंत घर पे जाके पेन ड्राइव में उसके मल्टीपल कॉपीज क्रिएट करता है, सीडीज बनाता है, और तुरंत जाके रोड पे या फिर किसी स्टॉल पे वो मूवी सस्ते भाव में बेचने लगता है. अब हो क्या रहा है, उस मूवी पे अधिकार किसका है? मेरा. दैट इज बायो पेटेंट. पेटेंट इज अधिकार. क्यों? क्योंकि मैंने इतनी मेहनत किया, पैसा लगाया, फिर जाके उस प्रोडक्ट को क्रिएट किया. और वो जो इंसान जो मेरा ही प्रोडक्ट कम भाव में बेच रहा है, वो क्या कर रहा है? पायरेसी. सो इसी तरह का बायोलॉजी में भी बायो पायरेसी और बायो पेटेंट होता है. वन फैंटास्टिक एग्जांपल, स्टूडेंट्स ध्यान दो यहाँ पे. इंडिया में वी हैव 2 लाख वेराइटीज ऑफ राइस, जिसमें से वी हैव 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ दिस फैंटास्टिक राइस कॉल्ड एज बासमती राइस. बासमती राइस इज नोन फॉर इट्स फ्रेग्रेंस, यानी उसके सुगंध और उसके टेस्ट के लिए जाना जाता है. अब हुआ क्या, ये देखो, 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने है ना पेटेंट हासिल कर लिया, यानी एक अधिकार हासिल कर लिया. कौन से ग्रुप के थ्रू? उस ग्रुप का नाम है यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस. सो अमेरिका की एक कंपनी ने अपने कंट्री में यूएस पेटेंट और ट्रेडमार्क ऑफिस नाम के ग्रुप से ये एक अधिकार हासिल कर लिया, और ये लोग खुद अपने बासमती जैसा ही एक राइस बनाने लगे इन द प्लेस ऑफ टेक्सास, और उसका नाम रख दिया टेक्समती. फिर पूरा इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पता चला कि ये जो राइस ये लोग ने बनाया है, विच इज नेम्ड एज ए टेक्समती, आई राइट इट ओवर हियर,
अब ये राइस ये लोग ने कैसे बनाया, इंडियन बासमती राइस को सेमी डॉर्फ राइस, यानी उनके जो राइस छोटे छोटे राइस के क्रॉप्स थे वो दोनों को रिप्रोड्यूस करवा के फिर जो सीड्स मिले और बोले कि नहीं ये हमारा नया इन्वेंशन है और हम लोग इसको मार्केट में अपने दाम पे बेचेंगे। बट लेटर ऑन पता चला ये कोई नया इन्वेंशन नहीं था, ये इंडियन बासमती राइस की ही चोरी की गई थी। इसीलिए इसका पूरा का पूरा पेटेंट, पूरा का पूरा अधिकार किसको मिलता है, इंडिया को मिलता है। ऐसा ही इंडिया के टर्मरिक और नीम के साथ भी हुआ। एक्चुअली बच्चों कहानी ऐसी है कि डेवलपिंग कंट्रीज कैसे होते हैं ना, डेवलपिंग कंट्रीज पैसे से थोड़े कमजोर होते हैं, पुअर होते हैं, पर उनमें बायोडाइवर्सिटी यानी पेड़ पौधे जंगल, ओके, वेराइटी ऑफ लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ट्रेडिशनल नॉलेज, प्राचीन ज्ञान, ओके, आयुर्वेदा साइंस जो इंडिया में बहुत फेमस है, जहां हम लोग तुलसी, नीम, टर्मरिक, हल्दी ये सब तो यूज करते ही आ रहे हैं। सो डेवलपिंग कंट्रीज में कैसा होता है ना कि फाइनेंशियली वो थोड़े कमजोर होते हैं, बट बायोडाइवर्सिटी, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब का वेराइटी और नॉलेज उनके पास बहुत ज्यादा होता है। और डेवलप्ड कंट्रीज में कैसा रहता है, उल्टा रहता है। डेवलप्ड कंट्री इंडस्ट्रियल नेशंस होते हैं तो उनके पास पैसा बहुत ज्यादा रहता है, पर बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट, उसका नॉलेज, प्लांट्स का नॉलेज, ये सब कम रहता है। सो अक्सर डेवलप्ड कंट्री क्या करता है ना, डेवलपिंग कंट्री के नॉलेज को चुराता है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के मदद से उसको प्रोसेस करके ये कहता है कि मैंने एक नया इन्वेंशन किया और ये मार्केट में अब बिकेगा मेरे नाम से, मेरे प्रोडक्ट से। बट यूजुअली यहाँ होता क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज के नॉलेज का चोरी होता है। इसीलिए बायोलॉजी में एक रूल है, बायो पेटेंट, कि अगर वो अधिकार किसी कंट्री का है तो अधिकार उसी कंट्री का रहेगा, और अगर कोई अधिकार की चोरी करता है उसको हम बायो पायरेसी बोलेंगे और फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। सो इफ आई हैव वन प्रोडक्ट, उसका पेटेंट मेरे पास ही है, तो प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा, कितने भाव में बिकेगा, कहाँ कहाँ नहीं बिकेगा, वो मैं डिसाइड करूंगा। पर अगर कोई चोरी करके वही प्रोडक्ट बेचता है तो मैं उसके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ। मूविंग ऑन, लास्ट, recently Indian Parliament has cleared second amendment of Indian Patent Bill। इसी लैंग्वेज में कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए थे जिसको बोलते हैं इंडियन पेटेंट बिल। यानी इंडिया में समझो अगर किसी के अधिकार की चोरी होती है, लेट्स से सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग ये मीडिया इंडस्ट्री में कैसे कॉपीराइट्स बोलते हैं, लेट्स से दिस चैनल कॉल्ड एज यो यो बायो, यानी बायो को बा यो बोलना मैंने स्टार्ट किया इन माय चैनल, बट कल को अगर कोई और मेरा ही वीडियो कॉपी करता है या मेरा ही आइडियाज कॉपी करता है तो हम लोग कैसे बोलते हैं ये कॉपीराइट्स को वायलेट कर रहा है, ये किसी के अधिकार या किसी के जो हक है उसकी चोरी कर रहा है। वैसे इंडिया में ना इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए एक बिल बनाया जिसको बोलते हैं इंडियन पेटेंट बिल। ओके, उसका सेकेंड अमेंडमेंट हो चुका है। अमेंडमेंट यानी चेंजेस, हर साल कैसा है ना रूल्स चेंज होते हैं और उसको अपडेट किया जाता है। सो ये भी एमसीक्यू में पूछेंगे कि इंडियन पेटेंट बिल का कितवा अमेंडमेंट हुआ है, तो सेकेंड अमेंडमेंट हुआ है। वेल दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इस चैप्टर का हो गया स्वाहा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। ओके, रीड बायो, bleed bio, yo-yo bio, and stay connected to this wonderful channel. Thank you so much.